क्वेश्चन है सी इज़ सीनियर देन ऑल हर क्लासमेट्स। ठीक है, इसमें हमें एरर बताना है भाई। ठीक है, एरर का क्वेश्चन है ये। और देखो फ्रेंड्स, SSSC CHSL 2023 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हम इस सीरीज़ के माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे के सारे हमारे PYQ होंगे, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे। ठीक है, चाहे वो SSC लेवल का एग्ज़ाम हो या HSSC के हो। ठीक है, तो दोनों के जो हैं इस सीरीज़ के अंदर हमने इंग्लिश के PYQ को इंक्लूड किया है, जो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सी इज़ सीनियर देन ऑल हर क्लासमेट। इस क्वेश्चन में हमें एरर फाइंड आउट करना है। बताएं कहाँ पर एरर है। देखो फ्रेंड्स, हमें नज़र आया इसमें सीनियर वर्ड। ठीक है, क्या नज़र आया भाई? इसमें हमें नज़र आया सीनियर वर्ड, और सीनियर के साथ हमेशा टू का यूज़ होता है भाई। ठीक है, सीनियर के साथ हमेशा टू का यूज़ होगा कि क्या है कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसमें जो है कंपेयर की गई है कि सी इज़ सीनियर देन ऑल हर क्लासमेट्स, कि वह जो है अपने सभी क्लासमेट से बड़ी है। ठीक है, अपने सारे सभी क्लासमेट से बड़ी है। तो सीनियर के साथ हमेशा देन का यूज़ नहीं होगा, टू का यूज़ होगा। कुछ वर्ड हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं कि सीनियर या आपको मिल जाए जूनियर। ठीक है भाई, सीनियर, जूनियर या सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर या फिर इन्फीरियर। ठीक है, इन्फीरियर, फिर प्रेफर या फिर प्रेफर। ठीक है, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं भी। इनके अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड दिख जाए तो इनके साथ हमेशा टू का यूज़ होगा। ठीक है, इनके साथ हमेशा किसका यूज़ होगा? टू का यूज़ होगा भाई। ठीक है, और यहाँ पर जो है देन का यूज़ किया गया है, ये गलत है। यहाँ पर टू होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि यहाँ पर एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें भी हमें एरर बताना है। ही हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 5 ईयर्स। ही हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 5 ईयर्स। वह जो है यहाँ 5 वर्षों से रह रहा है। देखो फ्रेंड्स, जब भी आपको सेंटेंस में सिंस नज़र आई, फोर नज़र आए, ठीक है, सिंस या फोर नज़र आई, सिंस के साथ जो है हमेशा निश्चित समय को दर्शाता है। सिंस किसको दर्शाएगा भाई? निश्चित टाइम को दर्शाता है। और फोर क्या बताता है? समय की अवधि बताता है। ठीक है, समय की अवधि बताता है, टाइम पीरियड बताता है। ठीक है, टाइम पीरियड बताता है। जैसे कि भाई सिंस के साथ जो है गिवन होगा, कोई सन दे दिया। ठीक है, जैसे सिंस 2020, जैसे कि लिखा होगा सिंस 2020, सन हो गया। कोई भी डे नेम हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये भी सिंस के साथ यूज़ होंगे। ठीक है, डे नेम लिखेंगे। डे नेम जो है सिंस के साथ यूज़ होंगी। जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, ये जो हमारी शिफ्ट होती हैं, ये भी किसके साथ होंगी? सिंस के साथ होंगी। ठीक है, कोई भी मंथ नेम हो गया, जनवरी, फरवरी, ये किसके साथ लिखे होंगी? सिंस के साथ लिखे होंगे। दूसरी तरफ आता है हमारा फोर। तो फोर जो है वो टाइम की अवधि बताता है, टाइम पीरियड बताता है। तो इसके साथ क्या यूज़ होगा भाई? फोर के साथ हमेशा जैसे कि 5 ईयर्स, ठीक है, 2 आवर, ऐसे। ठीक है, जैसे सिंस में तो टाइम लिखा होगा 5 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock। ठीक है, टाइम लिखा होगा, इसमें ऐसे लिखा नहीं होगा। जनवरी, फरवरी, मंडे, ट्यूसडे, ये जो हैं फोर के साथ कभी नाम जो है ये लिखा नहीं होगा, ये सिंस के साथ लिखा होगा। क्योंकि सिंस ये सब क्या करते हैं? एक निश्चित समय को दर्शाते हैं, और जब भी निश्चित समय को दर्शाया जाता है उसके साथ सिंस का यूज़ होगा। ठीक है, कुछ टाइम पीरियड बताया जाए तो उसके साथ हम फोर का यूज़ करते हैं। जैसे क्या यूज़ होगा? जैसे कि इस सेंटेंस में सिंस के साथ हमें टाइम पीरियड दिया गया है 5 ईयर्स, की वो 5 साल से रह रहा है। तो यहाँ पर सिंस का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड बताया गया है, तो हम फोर का यूज़ करेंगे। सिंस की जगह पर क्या आएगा? फोर आएगा। यहाँ पर कहाँ एरर दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में जो है एरर दिया गया है। ठीक है, आई होप सबको ये समझ आया होगा। देखो भाई, ये ग्रुप डी 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। द न्यूज़ आर वेरी सरप्राइजिंग। द न्यूज़ आर वेरी सरप्राइजिंग। बताएं भाई, यह जो समाचार है बहुत आश्चर्यजनक है। देखो फ्रेंड्स, कुछ हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ये मैंने पिछली भी प्रैक्टिस सेट में बताया है, इससे रिलेटेड कंसेप्ट अच्छे से समझाया है। जैसे कि न्यूज़ हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, एडवाइस, लगेज, बैगेज, ये कुछ जो होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, जो हमेशा वर्ब यूज़ होगी, वो सिंगुलर यूज़ होगी। ठीक है, हमेशा क्या होगी भाई? सिंगुलर यूज़ होगी। ठीक है, ये ग्रामर रूल ऐसा कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करता है। अब यहाँ देखो भी, हमने देखा न्यूज़। न्यूज़ क्या है? हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। हम न्यूज़ को जो है काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसके साथ में यहाँ पर देखो आर जो है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है, जो कि गलत होगा, क्योंकि न्यूज़ के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। तो यहाँ पर आएगा द न्यूज़ इज़ वेरी सरप्राइजिंग। तो ऑप्शन नंबर बी में जो कि है एरर है। देखो भाई, ये CHSL 2022 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। जितने भी हम PYQ करेंगे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ हैव कंप्लीटेड द वर्क, नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ हैव कंप्लीटेड द वर्क, ठीक है, दोनों लड़कों में से किसी एक ने भी अपना कार्य पूरा नहीं किया, ठीक है, दोनों लड़कों में से किसी एक ने भी अपना कार्य पूरा नहीं किया। देखो फ्रेंड्स, ग्रामर रूल कहता है कि जब भी सेंटेंस नाइदर, क्या भाई, नाइदर, आइदर, ठीक है, नाइदर आइदर हो गया, या फिर ईच, भाई ये जो कंसेप्ट है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। ईच, एवरी, एवरी वन, ठीक है, एवरी वन, फिर एवरीबडी या सम वन, ठीक है, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, एवरीवन, सम वन, समबडी, एनीबॉडी, नोबॉडी। अगर इनसे सेंटेंस हमारा शुरू होता है तो इनके साथ जो हमेशा वर्ब यूज़ होगी वो सिंगुलर यूज़ होगी भाई, क्योंकि ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ वर्ब भी कैसी यूज़ होगी, इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, ये हमें याद रखना है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर नाइदर से सेंटेंस शुरू है और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैव प्लूरल यूज़ की गई है, जो कि गलत है। इसके साथ क्या यूज़ होगा, हैज़ का यूज़ होगा। तो कहाँ पर एरर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ हैव की जगह पर क्या यूज़ होगा, हैज़ का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन डैश, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन डैश, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन डैश, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तब तक ट्रेन जो है वो जा चुकी थी। देखो फ्रेंड्स, जब भी सेंटेंस में आपको व्हेन, ठीक है, व्हेन वर्ड मिले या बिफोर, ठीक है भाई, बिफोर, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, ठीक है, व्हेन हो गया, अगर आपको सेंटेंस में मिलते हैं, एक और होता है बाय द टाइम, ठीक है फ्रेंड्स, बाय द टाइम। अगर ये वर्ड आपको मिलते हैं सेंटेंस में और इनके साथ जो है दो पास्ट में एक्शंस हो रही हैं सेंटेंस में, ठीक है, यानी कि दो घटनाएं हो रही हैं, दो कार्य हो रही हैं पास्ट में, ठीक है, तो जो पहले कार्य पूरा हुआ है, यानी जो पहले घटना हुई है, ठीक है, जो पहले घटना हुई है, पहले कार्य हुआ है, उसके साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। और जो बाद में कार्य हुआ है, ठीक है, बाद में सेकंड नंबर लिख रही हूँ भाई मैं यहाँ पर, सेकंड से याद रखना, बाद में जो कार्य हुआ सेंटेंस में उसके साथ हमेशा जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होगा। अब हमने इसमें देखा व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन डैश, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी, यानी पहले काम कौन सा हुआ है, पहले घटना कौन सी हुई है, ट्रेन जाने की हुई है। स्टेशन पर तो वो बाद में पहुंचा है, पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, हैड ऑलरेडी लेफ्ट। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द मीटिंग विल स्टार्ट डैश 10 AM, बताएं भाई इसमें क्या फिल होगा। द मीटिंग विल स्टार्ट डैश 10 AM, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई यहाँ पर जो है ना टाइम दिया गया है, ठीक है, टाइम दिया गया है कि हमें यहाँ पर दर्शाया गया है एग्जैक्ट टाइम, ठीक है, निश्चित समय के पहले। जब भी अगर आपको सेंटेंस में जो है टाइम गिवन हो, ठीक है, निश्चित टाइम दिया गया हो, तो उससे पहले हमेशा किसका यूज़ होगा, एट का यूज़ हम करेंगे भाई, ठीक है, किसका यूज़ होगा, एट का यूज़ होगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है बैठक जो है सुबह 10 बजे शुरू होगी, ठीक है, तो निश्चित टाइम दे दिया गया ना, यहाँ पर 10 AM बता दिया गया, निश्चित टाइम हमें दे दिया गया कि 10 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। तो जब भी हमें ऐसी टाइम दिया गया हो, निश्चित टाइम दिया गया हो, तो उसके साथ हमेशा हम एट का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आर्टिकल फिल करना है, रिया वॉन्ट्स टू बिकम डैश IAS ऑफिसर, रिया वॉन्ट्स टू बिकम डैश IA ऑफिसर। मैंने हर प्रैक्टिस सेट में बताया है कि जब भी हमें आर्टिकल का क्वेश्चन मिले तो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद वाला, तुरंत बाद वाला वर्ड उठाओ और उसको जो है बोल कर देखो, उसकी जो पहले अक्षर की जो साउंड है उसको नोटिस करो। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है IAS, ठीक है, आई, इसको अब हिंदी में लिख के देखो, आई, बस ये उठाना है हमें, आई। अब यहाँ पर जो साउंड आई है वो ए आ की आ रही है, यानी ए लिखा हुआ है, और ए हमारा क्या है, स्वर होते हैं, यानी कि वोवल्स होते हैं, ठीक है। और जब भी हमें स्वर या वोवल्स की आवाज़ आए, ये ऐसी साउंड आए, तो उसके साथ हमेशा किसका यूज़ होगा, एन का यूज़ होगा भाई, ठीक है, किसका यूज़ होगा, एन का यूज़ होगा। अगर इसकी जगह हमें यहाँ पर व्यंजन की साउंड आ रही होती तो तब जो है ए का यूज़ होता, ठीक है। तो दोनों में जो है डिफरेंस अच्छे से समझना, हमें लेटर नहीं देखना। अभी अब कोई स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं आर्टिकल के क्वेश्चन में कि लेटर को उठाकर देखेंगे कि पहला लेटर यहाँ पर आई है और आई जो है इंग्लिश में कॉन्स्टेंट होता है तो ए लगा दो। नहीं भाई, हमें लेटर नहीं उठाना है, हमें उस वर्ड को बोलना है और बोल करके फिर लिख के देखो कि साउंड किसकी आ रही है, हमें साउंड पे जाना है, लेटर को नोटिस नहीं करना है। तो आर्टिकल के जो क्वेश्चन है इसी तरीके से होते हैं, ये ग्रामर रूल ऐसा कहता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है भाई, हरियाणा ग्रुप डी में जरूर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। लेट्स गो फॉर ए वॉक डैश। कल के प्रैक्टिस सेट में भी बताया था कि जब भी सेंटेंस अगर लेट्स से शुरू होता है, यहाँ पर ना तो कोई वर्ब दी गई है और ना ही हमें कोई सब्जेक्ट गिवन है, ठीक है। तो लेट्स से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम कैसे करेंगे, हमेशा जो है अगर आपको पेपर में मिल जाए ऐसा सेंटेंस जो लेट्स से शुरू है और उसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है, तो ये ग्रामर रूल कहता है हमेशा सेल वी का प्रयोग करेंगे भैया, ठीक है, हमेशा सेल वी का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसको अच्छे से याद कर लेना भी, लेट्स वाले का हमें क्वेश्चन टैग बनाना है तो सेल वी यूज़ होगा, ठीक है। किसका यूज़ होगा, सेल वी का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नो बॉडी कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन टैग बनाना है भी, इसका भी क्या बनेगा। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन टैग के कुछ इंपॉर्टेंट रूल होते हैं कि अगर सेंटेंस हमें पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो नेगेटिव में बनेगा, अगर ये नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव में बनेगा। जो सब्जेक्ट है वो एज इट इज़ रहेगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो एज इट इज़ रहेगी। अगर हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है सब्जेक्ट के साथ में तो हम डू, डज या डिड का यूज़ करते हैं, ठीक है, डू, डज या डिड का यूज़ हम करेंगे। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है नो बॉडी कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है नो बॉडी दिया गया है, तो अब बताओ भी यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ग्रामर रूल कहता है कि जब भी आपको क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन में नो बॉडी वर्ड मिला हो या सम बॉडी, ठीक है, नो बॉडी, सम बॉडी या एवरीबॉडी, ठीक है भाई, एवरीबॉडी या एनीवन, ठीक है, एनीवन, अगर ऐसे वर्ड लिखे हों तो इनके स्थान पर क्वेश्चन टैग में हमेशा किसका यूज़ होगा, दे का यूज़ करेंगे भी हम। सब्जेक्ट क्या लेंगे, हम दे का यूज़ करेंगे। तब नो बॉडी, देखो यहाँ पर नो बॉडी है यानी कि ये सेंटेंस जो है नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव में बनेगा। तो जो है सब्जेक्ट जो है हमने वो दे लेना है, क्यों, क्योंकि नो बॉडी यहाँ है और नो बॉडी होगा तो हमें दे का यूज़ करना है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, कैन दे, ठीक है, कैन दे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग डैश आई वाज अनवेल। बताएं भी, कंजक्शन का क्वेश्चन है और ग्रुप डी के पेपर में कंजक्शन से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग डैश आई वाज अनवेल। बताएं भी, मैं बैठक में उपस्थित नहीं हो सका डैश मैं अस्वस्थ था, ठीक है, डैश में अस्वस्थ था। देखो फ्रेंड्स, जब भी हमें सेंटेंस में है ना जो है एक कार्य हो रहा है और उसका कोई कारण बताया जा रहा है, ठीक है, सेंटेंस में कुछ रीज़न बताया जा रहा है, कारण की बात हो रही है, ठीक है, कारण बताया जा रहा है, कोई कार्य हो रहा है और उसका कुछ कारण भी बताया जा रहा है, तो वहाँ पर हम हमेशा बिकॉज का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं जो कि हूँ मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता हूँ, डैश आई वाज अनवेल, मैं अस्वस्थ हूँ, क्योंकि मैं अस्वस्थ हूँ इसलिए मैं जो है मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता हूँ। अस्वस्थ होना उसका कारण बताया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर बिकॉज का यूज़ होगा और बिकॉज का मीनिंग भी यही होता है क्योंकि, ठीक है, क्या होता है, क्योंकि। तो आई होप सबको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश ही वर्क हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। उसने जो कि है कड़ी मेहनत की फिर भी वो एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाया, ठीक है, उसने कड़ी मेहनत की फिर भी वो एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाया। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको सेंटेंस में जो कि है ऐसा सेंटेंस मिले जिसमें विरोध दिखाया जा रहा हो, ठीक है, जिसमें कॉन्ट्रास्ट दिया गया हो, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट दिया गया हो यानी कि विरोध की बात हो रही हो जिस सेंटेंस में, तो वहाँ पर हमेशा ऑप्शन नंबर ए, ऑल दो का यूज़ होगा भी, ठीक है, किसका यूज़ होगा, ऑल दो का। देखो स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हुआ ही वर्क हार्ड, उसने मेहनत की लेकिन फिर भी वो परीक्षा में पास नहीं हुआ, तो इसमें विरोध जो है वो प्रदर्शित हो रहा है, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, ऑल दो का यूज़ होगा। ऑल दो का मीनिंग ही क्या होता है, यद्यपि या फिर हालांकि, ठीक है, यद्यपि या फिर हालांकि, हालांकि, ठीक है, यद्यपि उसने मेहनत की बट फिर भी वह जो है परीक्षा में पास नहीं हो पाया, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हमें पैसिव फॉर्म में चेंज करना है, द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट्स। देखो जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले तो हमें टेंस देखना है कि क्या गिवन है। टेंस देखो भी यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है। एक्टिव से जब भी हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारा टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है तो पैसिव में चेंज करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगी, वोज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये चेंज
हो जाएगा। ठीक है, और एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए एक मेथड हम यूज़ करते हैं हमेशा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट उठाएंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, उसके बाद बाई, और लास्ट में हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तब देखो भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है द स्टूडेंट्स, चारों में गिवन है द स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी हमने देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है, ये चेंज हो जाएगी वोज वर्ब में। स्टूडेंट्स क्या है भाई, स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ किसका यूज़ होगा, वर्ब का यूज़ होगा। तो वर्ब जो है इस ऑप्शन में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेज्ड, फिर बाई लिखा, उसके बाद जो है द टीचर जो है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द टीचर जो है हमारा सब्जेक्ट है, द टीचर। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो जब भी हम पैसिव वॉइस वाले क्वेश्चन करते हैं ना, उनको हम ऑप्शन से थ्रू भी कर सकते हैं, चाहे अगर आपको एक रूल भी याद होगा ना, तब भी आपका ऑप्शंस के थ्रू जो है ना ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, द स्टूडेंट्स वर प्रेज्ड बाय द टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो टेंस जो होगा वो हमारा चेंज होगा। तो हमने यहाँ पर देखा टेंस जो दिया गया है, देखो भाई आई एम रीडिंग, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया गया। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया गया है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है, वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ठीक है, ये जो वाला है लगेगा। अब देखो भाई इसको हम ऑप्शन के थ्रू कैसे करेंगे, हमें वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी चाहिए है। देखो इस क्वेश्चन में तो इज लिखा हुआ है तो गलत हो गया, यहाँ पर वोज है ये हो सकता है, यहाँ पर हैज बीन का यूज़ कर दिया ये भी गलत है, यहाँ हैड का यूज़ हो गया ये भी गलत है। अब देखो हमने सिर्फ एक रूल देखा, ठीक है, कि हमने ये देखा टेंस किस में चेंज होगा, और उससे हमें पता चल गया ऑप्शन के थ्रू ही कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी तो हमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी इसको हम पूरी अच्छे तरीके से समझेंगे कि ही सेड दैट, ही सेड को इन्वर्टेड कोमा से हटा करके हम दैट का यूज़ करते हैं अगर सिंपल है तो। आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू ऑलवेज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर ही है, तो ही हमने उठाया, और ही के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी वोज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, रीडिंग ए बुक एज इट इज़। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हमें सैनोनियम बताना है। सैनोनियम क्या होते हैं, हमारे समानार्थी शब्द। विविड का सैनोनियम बताएं भी क्या होगा। विविड का मीनिंग क्या होता है, विविड का मीनिंग होता है चमकीला, क्या भाई चमकीला, या स्पष्ट, ठीक है भाई स्पष्ट, जीवंत, जीवंत। ठीक है, तो ये कुछ मीनिंग होते हैं, चमकीला, स्पष्ट, जीवंत जो है विविड के मीनिंग होते हैं। तो बताएं भाई इसका जो है सैनोनियम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए ब्राइट, ब्राइट का मतलब भी क्या होता है, चमकीला। ठीक है, क्लियर भी विविड का क्या होगा, सैनोनियम होगा, और ब्राइट भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हमें जो है प्रूडेंट का सैनोनियम बताना है भी क्या होगा। प्रूडेंट का सैनोनियम बताएं क्या होगा। प्रूडेंट का मीनिंग क्या होता है भाई, पहले ये बताओ कि प्रूडेंट का मीनिंग क्या होता है, समझदार, विवेकपूर्ण। ठीक है, समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति। ठीक है, विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण। ये तो बताएं भाई इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए वाइज होगा। वाइज का मीनिंग भी क्या होता है, समझदार और बुद्धिमान। तो प्रूडेंट का सैनोनियम क्या हो जाएगा, वाइज। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, हमें एंटोनियम बताना है। एंटोनियम होते हैं हमारे विलोम शब्द। रिज्ड का एंटोनियम बताएं भी क्या होगा। रिज्ड का एंटोनियम बताना है क्या होगा। रिज्ड का मीनिंग क्या होता है, रिज्ड का मीनिंग होता है कठोर। ठीक है, कठोर यानी न झुकने वाला। ठीक है, न झुकने वाला। बताएं भी इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मीनिंग क्या होता है, लचीला। ठीक है, क्या होता है, लचीला। तो फ्लेक्सिबल जो होगा रिज्ड का एंटोनियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हमें एंटोनियम बताना है इन्फीरियर का। ठीक है, इन्फीरियर का जो है एंटोनियम बताएं क्या होगा। इसका मीनिंग क्या होता है, इन्फीरियर का होता है निम्न, यानी नीच, नीच, घटिया। ठीक है, घटिया या कम स्तर का। ठीक है, कम स्तर का। इसका जो है एंटोनियम बताएं क्या होगा, सुप्रियर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सुप्रियर का मीनिंग क्या होता है, श्रेष्ठ। ठीक है भाई, श्रेष्ठ या उच्च, बेहतर। ठीक है, उच्च। तो इन्फीरियर का एंटोनियम क्या होगा, सुप्रियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हमें जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। ए पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट्स इज कोल्ड। ए पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट्स इज कोल्ड। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कीड़ों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे।
ठीक है, कीड़ों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे भाई, कीड़ों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटोमोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है उसको? एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं। कीड़ों का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजिस्ट कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। ए पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर प्लेजर इज कॉल्ड। ए पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर प्लेजर इज कॉल्ड। बताएं भी इस क्वेश्चन का क्या होगा? जो व्यक्ति मनोरंजन या घूमने के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करता है, ठीक है, अपने मनोरंजन के लिए जो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करता है उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, उसको टूरिस्ट बोलते हैं भी। क्या कहते हैं उसको? टूरिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। बताना हमें एट सिक्सेज एट सेवन्स। एट सिक्सेज एंड सेवन्स का जो है हमें इडियम बताना है कि क्या होगा। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जो पूरी तरह, ठीक है, जो पूरी तरह से अव्यवस्थित हो, ठीक है, अव्यवस्थित हो या उलझन या भ्रम की स्थिति में रहने वाला, ठीक है, उलझन या भ्रम की स्थिति में रहने वाला, ठीक है। तो इसका इडियम क्या होगा भी? ऑप्शन नंबर बी, इन कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर। इन कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर, पूरी तरह से अव्यवस्थित, उलझन या भ्रम में रहता है जो, उसको क्या कहेंगे? इसके लिए क्या इडियम होगा? एट सिक्सेज एट सेवन्स का इन कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का है और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। इसका आंसर जो है सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है भाई, सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में देंगे। आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।